चलिए नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना विषय रहेगा पृथ्वीराज रासो को अपन पढ़ने वाले हैं और सभी तथ्यों पर बात करेंगे। पृथ्वीराज रासो की भाषा संबंधी विचार पर बात करेंगे, विशेषताएं क्या है। पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, उस पर बात करेंगे। पंक्तियां अपन देखेंगे। पृथ्वीराज रासो को लेकर के कुछ विद्वानों के कथन है, उनको देखेंगे। पृथ्वीराज रासो की कितनी प्रतियां अभी प्राप्त हो चुकी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का विशाल ग्रंथ है, तो व्यापक अध्ययन अपन यहां पर करने वाले हैं। तो मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं आज की क्लास में। अपना विषय है पृथ्वीराज रासो, जो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। तो 7 तक अपन कल पढ़ चुके थे, नंबर 8 बात करें यहां पर पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किन्होंने लिखा है? सर चंद बरदाई ने लिखा है। चंद बरदाई ने लिखा है। यह एक विशाल महाकाव्य है जो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया। यह एक विशाल महाकाव्य है जो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसे न तो आप सुकांत कह सकते हो न दुकांत कह सकते हो, यह तो प्रसादांत है। तो ध्यान रखिएगा, इसका अंत क्या है? यह प्रसादांत महाकाव्य है। इसका अंत कैसा होता है? प्रसादांत महाकाव्य है। चंद बरदाई की बात करें तो चंद बरदाई का जन्म 1100, चंद बरदाई का जन्म 1168 ईस्वी लाहौर, वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। चंद बरदाई का जन्म 1168 ईस्वी लाहौर में हुआ। इनकी जाति आपसे पूछे तो भट्ट जाति व जगात गोत्र में हुआ। जगात गोत्र में हुआ। तो चंद बरदाई के जन्म की बात करें 1168, लाहौर, भट्ट जाति और जगात गोत्र में हुआ। वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। फिर यहां पर इन्हें देखिएगा, और इनके बचपन के नाम की बात करें तो इन्हें कहा जाता है पृथ्वी भट्ट व बलिदयद के नाम से जाना जाता है। चंद बरदाई को पृथ्वी भट्ट व बलिदय के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म और मृत्यु एक साथ ही है। तो एक साथ जन्म और एक साथ मरण किनके लिए आता है? तो ऐसा कहा जाता है कि चंद बरदाई का जन्म और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनकी अपन बात करेंगे यहां पर पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, तो इनका जन्म और मृत्यु एक ही मानी जाती है। तो भाई पृथ्वी भट्ट भी है और बलिदय के नाम से भी इनको जाना जाता है। फिर इसमें अपन बात करें तो चंद बरदाई
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाल सखा व घनिष्ठ मित्र थे। वह घनिष्ठ मित्र थे। कौन? चंद बरदाई के बारे में और चीजें अपन देखें तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासोलिका इसको पूरा करने का श्रेय इनके पुत्र जलहन को है। इनके पुत्र जलहन को है। चंदवरदाई के 10 पुत्र थे, तो पूरा किन्होंने किया है? पुत्र जलहन को है। पंक्ति भी आती, पुस्तक जलहन हत दे गज्जनी चले नृपकाज। किस रासो ग्रंथ से ली है? पुस्तक पृथ्वीराज रासो से लिए। जलहन हत दे गज्जन चले नृपकाज। कि पुस्तक को जलहन के हत में देकर के गजनी कौन जाते हैं? चंद बरदाई जाते हैं, राजा के काम के लिए जाते हैं। ठीक है, तो पुस्तक जलहन हत दे गज्जन चली नृपकाज। तो इसमें देखिएगा कितने समय है भाई? 59 समय है। कितने समय है? 59 समय है। 59 में से आप ध्यान रखिएगा, 59 तो किन्होंने? चंद बरदाई ने लिखे हैं, और 10 किन्होंने लिखे हैं? जलहन ने। तो कुल कितने हो गए? 69 समय है। कितने समय? 69। तो कितने समय बाद में जोड़ दिए भाई? जलहन ने इसको पूरा किया है, और बाद में कितने समय जोड़ दिए हैं? सर 10 समय जोड़ दिए हैं। चंद बरदाई ने कितने लिखे हैं? 59 लिखे हैं। कुल समय कितने? 69। तो ये पूरी कहानी अपन आगे बात करेंगे कि भाई गज्जन क्यों चले गए, क्या कारण था। पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के हैं भाई, तो सबके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अपन देख लेते हैं यहां पर। कविचंद पृथ्वीराज चौहान का कविचंद पृथ्वीराज चौहान का बाल सखा मित्र सभापति वह सेनापति था। देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहां के हैं? अजमेर के चौहान वंश के राजा है भाई। अजमेर कहां पर है? राजस्थान में। तो यहां पर आप देखिएगा, उस समय के कन्नौज के सबसे बड़े शासक कौन थे? जयचंद गढ़वाल। एक आता है ना जो सबसे बड़ा समय है, कन्नौज समय। 59 समय में सबसे बड़ा समय यह है कन्नौज। इसमें क्या है? इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद का जो युद्ध है उसका वर्णन है कन्नौज यहां पर। और इसमें देखिएगा कन्नौज के कौन है? जयचंद गढ़वाल। और इधर आप देखिएगा राजस्थान में अजमेर में बात करें, अजमेर, तो अजमेर के कौन है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन्हें क्या कहा जाता है?
इन्हें राय पिथोरा कहा जाता है, राय पिथोरा कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को क्या कहा जाता है? दल पंगुल कहा जाता है। विश्व विजेता यानी दल पंगुल कहा जाता है। कैमास सेनापति था इनका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। कैमास वध प्रसंग आता है, तो कैमास कौन सा? 57 नंबर का समय है कैमास वध। तो यहां पर राय पिथोरा और दलपंगुल कहा जाता है। फिर देखिएगा अब यहां पर मतलब जयचंद गढ़वाल बहुत शक्तिशाली शासक थे उस समय के, और ये राजपूत राजा है राजस्थान के, तो इनका इतना ज्यादा वर्चस्व तो नहीं था, लेकिन आन बान शान के लिए राजस्थान के राजपूत जाने जाते हैं। तो यहां पर इधर गुजरात आ जाता है, फिर गुजरात, राजस्थान, और फिर इधर। तो फिर यहां पर देखिएगा तो इनकी कुछ दुश्मनी इधर गुजरात की तरफ हो गई थी, गुजरात के शासक उस समय। इधर फिर यहां पर बात करें तो एक कहानी मिलती है भाई कि जयचंद की एक पुत्री का नाम था जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता, जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था। संयोगिता अपने ननिहाल जाती है, कहां पर? दिल्ली। अपने ननिहाल कहां पर जाती? दिल्ली जाती संयोगिता। और इधर पृथ्वीराज चौहान भी कहां जाते हैं? दिल्ली। दोनों का मिलन संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दिल्ली में होता है। उस समय फोन तो नहीं था कि नंबर का आदान प्रदान हो जाए, तो चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान हो गया और इन दोनों को प्रेम हो जाता है। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को प्रेम कहां हुआ? दिल्ली में। जैसे जयचंद गहडवाल को पता चला कि बेटी जवान हो गई है, अब शादी कर देना चाहिए, तो जयचंद गहडवाल संयोगिता को वापस अपने घर पे लाते हैं। ठीक है, घर पे लाते हैं, नहीं लाते तो फिर वहीं मांग में सिंदूर भरा जाता, ठीक है, या वहीं से हरण हो जाता। तो जयचंद गहडवाल संयोगिता को उस समय बहुत शक्तिशाली थे। ध्यान रखना, जयचंद गहडवाल के आल्हा उदल अपन पढ़ रहे हैं ना, तो 2 वीर योद्धा। फिर क्या हुआ, यहां पर संयोगिता को लेकर आए। जयचंद गहडवाल ने एक किया है स्वयंवर कि भाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय कुछ नहीं, मैं तेरे लिए स्वयंवर करता हूं। जैसा कि भारतीय फिल्मों में होता है, बेटी को कमरे में पैक किया जाता है, उसके बाद में विवाह की तैयारियां होती है। इसी तरह से संयोगिता के साथ हुआ। जयचंद गहडवाल ने क्या किया? स्वयंवर किया भाई। स्वयंवर किया, देश दुनिया के पूरे राजा बुलाए, लेकिन किसको निमंत्रण नहीं दिया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, इनको पता भी नहीं था, फोन वोन नहीं थे उस समय की भाई बात हो जाए, ठीक है। तो फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को निमंत्रण नहीं दिया। एक और काम क्या किया जयचंद गहडवाल ने कि जहां से राजा अपने यहां से प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार पर यहां पर जो मंत्री संतरी अपने जूते वगैरह खोलते हैं, यहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुतला बनवा दिया भाई। क्या बनवा दिया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुतला बनवा दिया। और संयोगिता माला को लेकर के आ रही है, राजा बैठे हुए हैं, अपनी भुजाओं को मल रहे हैं, मूंछों पर ताव दे रहे हैं कि इधर माला पड़ने वाली है। और सबसे बड़े जो उस समय जो बहुत यशस्वी जयचंद गहडवाल, उनकी बेटी के साथ अपना विवाह हो जाएगा। बढ़िया सज धज के बैठे हुए हैं, पूरा दरबार लगा है, दोनों तरफ राजा है, चंवर ढूल रहे हैं। संयोगिता आती है माला को लेकर के और देखती है कि भाई ये तो है ही नहीं है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो फिर जाती है और पुतले को माला पहना देती है। सुन बाबा सुन प्यार की धुन, तूने मुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। सब राजा हक्के बक्के रह जाते हैं कि यार ये तो घोर बेइज्जती है। यहां पर जयचंद ने अपन सबको बुलाया क्यों? जब लड़के का पहले टाका फिक्स था तो हम सबको क्यों बुलाया यहां पर? और ये तो बहुत बेइज्जती है कि जो उपस्थिति नहीं है, उपस्थित होता है माला पहनाते अलग बात है, पुतले को माला पहना दी है। इस बात का पता चलता है किनको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। आशिक है भाई, इनको पता चला पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। इन्होंने कहा कि चलो अपन चढ़ाई करते हैं वहां पर। बहुत समझाया इनके मित्र चंद्रवरदाई ने कि भाई रहने दो, जयचंद से दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ेगी, है ना। लेकिन आशिक है भाई, आशिक थोड़ी सुनेगा। थोड़ी बहुत सेना थी, लेकर के चल निकला और यहां से संयोगिता को उठाया
और फिर यहां कहां लेकर आ गए, संयोगिता को उठा करके अजमेर में तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जालिम है सितमगर है वो प्रेम का दुश्मन, बनने नहीं देगा तुझको मेरी दुल्हन, मैं ब्याह रचाऊंगा कहीं दूर शहर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, है ना। ये सब हुआ यहां पर। अब देखिएगा जयचंद गहडवाल को बड़ी गहरी चोट लगी। एक तो स्वयंवर में घोर बेइज्जती यहां पर, उसके बाद में फिर यहां से हरण करना इतनी सेना के वहां से, लेकिन आशिक है सुनेगा थोड़ी, दे गया। इसके बाद में जयचंद गहडवाल ने क्या किया, मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया। यदि आपने नाम सुना होगा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय की बात करें तो 1192। बोलते हैं इन्हीं के साथ अमीर खुसरो हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हीं के साथ आए हैं। तो 1191 1192 में तो जयचंद गहडवाल ने इसका बदला लेने के लिए किसी विदेशी को आमंत्रित कर दिया। तो ध्यान रखना, घर में कितनी लड़ाई झगड़े हो, किसी तीसरे को यदि आप टांग अड़ाने का मौका दोगे ना, तो वो ना इधर को छोड़ेगा ना इधर को छोड़ेगा। फिर 1192 में कहते हैं कि द्वितीय जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई, और पराजय होने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी ले गया इनको पकड़ करके। फिर ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि वहां पर गरम वो करके आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। लेकिन पृथ्वीराज रासों में अलग प्रसंग मिलता है कि शब्द वेदी बाण के द्वारा मोहम्मद गोरी को मार देते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें प्रेम कहानी का भी वर्णन है। किनकी प्रेम कहानी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और संयोगिता की प्रेम कहानी का भी वर्णन है। तो यहां पर देखिएगा, अब अपन मुख्य विषय पर आते हैं। तो अभी तो आपने केवल यह जाना है कि भाई चंद बरदाई सभापति भी है, मित्र भी है, बाल सखा भी है, एक साथ इनका जन्म है, एक साथ इनका मरण भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, चंद बरदाई का जन्म जगात गोत्र भट्ट जाति में 1168 लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज रासो में कल्पना और इतिहास का बड़ा अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है ना। तो यहां पर कवि चंद पृथ्वीराज चौहान का बाल सखा, मित्र, सभापति व सेनापति था। और ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो को पढ़कर के कर्नल जेम्स टोड इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। कर्नल जेम्स टोड पृथ्वीराज रासो के उद्धारक अपन कह सकते हैं, है ना, कर्नल जेम्स टोड। वो तो क्या है कि कश्मीर यात्रा के दौरान डॉक्टर उलर को एक रचना मिलती है, उनके शिष्य ला करके देते हैं, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय रचना किनकी है, जयानक की है। तो पृथ्वीराज विजय जयानक, तो पृथ्वीराज विजय में जो घटनाएं मिलती है ना, वो इतिहास से बिल्कुल मैच खाती है। जबकि पृथ्वीराज रासो की जो घटनाएं इतिहास से मैच नहीं खाती है, तो डॉक्टर उलर क्या करते हैं कि इसका जो प्रकाशन हो रहा था, मुद्रण टाइपिंग, उसको रुकवा देते हैं। फिर तो डॉक्टर उलर, फिर वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इसे जाली ग्रंथ करार देते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा अकाट्य तर्क देते हुए इसे अप्रमाणिक करार देते हैं। ठीक है, तो अब कुछ अपन लिख भी लेते हैं इसमें, देखिएगा ये कुछ ही चीजें अपन ने लिखी है। यदि बाद में जुड़े हैं तो एक बार इनको देख लीजिएगा आप। पंक्ति पूछ ली जाए तो फिर यह किनकी है, चंद बरदाई की है। चलिए, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को है। पृथ्वीराज रासो को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड। अपन ने पहले भी बात की है, राजस्थान इतिहास के जनक है।
पृथ्वीराज रासो को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को है। यहां पर कर्नल जेम्स टोड इसके काव्य सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि इसके यानी पृथ्वीराज रासो के इसके काव्य सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि इसके 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवा दिया। अंग्रेजी में अनुवाद करवा दिया। फिर आगे यहां पर बात करते हैं कर्नल टोड ने एक खंड का संगोपता नेम शीर्षक से प्रकाशन भी करवाया। कर्नल टोड ने संगोपता नेम शीर्षक कर्नल टोड ने संगोपता नेम शीर्षक से एक खंड का प्रकाशन कराया। पृथ्वीराज रासो हिंदी की सर्वाधिक पृथ्वीराज रासो हिंदी की सर्वाधिक विवादास्पद रचना है। हिंदी की सर्वाधिक विवादास्पद रचना है। इसकी प्रामाणिकता को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। इसकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। आरंभ में यह विवाद नहीं था। यह विवाद नहीं था। आरंभ में यह विवाद आरंभ में यह विवाद नहीं था, और लेकिन 1875 में नहीं था, लेकिन 1875 ईस्वी में डॉक्टर कूलर को कश्मीर यात्रा के दौरान कश्मीर यात्रा के दौरान उनके शिष्य ने जयानक कृत पृथ्वीराज विजय जयानक कृत पृथ्वीराज विजय
कृति लाकर दी, कृति लाकर दी, जिसके सन व घटनाएं इतिहास से मैच खाती है, जिसके सन व घटनाएं इतिहास से मेल खाते हैं, मेल खाते हैं और पृथ्वीराज रासो के नहीं खाते हैं, पृथ्वीराज रासो के नहीं। पृथ्वीराज रासो के नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो ना पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक करार देने वाले कौन है? डॉक्टर ऊलर हैं सबसे पहले। ठीक है, और प्रश्न आ जाए कि भाई किस रचना के आधार पर डॉक्टर ऊलर पृथ्वीराज रासो की अप्रमाणिकता की बात करते हैं, तो उस रचना का नाम है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है? जयानक ने लिखी है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। उक्त आधार पर डॉक्टर ऊलर ने उक्त आधार पर डॉक्टर ऊलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक करार दिया, अप्रामाणिक करार दिया तथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा जो मुद्रण किया जा रहा था उसको रुकवा दिया। उक्त आधार पर डॉक्टर ऊलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक करार दिया तथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किए जा रहे मुद्रण को रुकवा दिया, किए जा रहे तो ये ध्यान रखना भाई, पृथ्वीराज विजय के आधार पर अप्रामाणिक करार देते हैं, रुकवा दिया। डॉक्टर ऊलर ने पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम डॉक्टर ऊलर ने पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक करार दिया। पृथ्वीराज विजय रचना के आधार पर पृथ्वीराज विजय रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासों में 6 भाषाओं के शब्द मिलते हैं भाई। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज रासों में 6 भाषाओं के 6 भाषाओं के शब्द मिलते हैं।
देखो डिंगल पिंगल, क्लास रुक गई या चल रही है? डिंगल पिंगल आचार्य रामचंद्र शुक्ल डिंगल पिंगल को भाषा मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र इसको सेलिया मानते हैं। तो इसमें सर्वाधिक वैसे जैसे डिंगल तो है, लेकिन पिंगल का ज्यादा पुट इसको देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रज भाषा का इसमें समावेश है ज्यादा। क्लास चल रही है या फिर रुक गई? मुझे कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही आपकी। अच्छा चल रही है। देखो इसकी प्रथम पंक्ति में ये षड भाषाओं का जिक्र होता है। इसकी प्रथम पंक्ति को लेना अपन, तो इसमें षड भाषाओं का जिक्र होता है। तो पृथ्वीराज रासो की प्रथम पंक्ति, ओके ओके, पृथ्वीराज रासो की प्रथम पंक्ति, पृथ्वीराज रासो की प्रथम पंक्ति, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसम। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसम। बच्चन सिंह तो इसको क्या बोल देते हैं? बच्चन सिंह इसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहते हैं, जबकि आगे चलकर यही बात विजय देव नारायण शाही कहते हैं पद्मावत के बारे में। उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवम रसम, प्रथम पंक्ति की बात कर रहे हैं अपन। षट भाषा पुराण च, षट भाषा पुराण च कुरान, षट भाषा पुराण च कुरान कथितमय, कुरान कथितमय। यह प्रथम पंक्ति है पृथ्वीराज रासो की। यहां पर इसमें जिक्र हुआ है कितनी भाषाओं का? षट भाषा का जिक्र यहां पर देखने को मिलता है, षट भाषाओं का। षट भाषाओं में कौन कौन है देखिएगा। अपभ्रंश, अपभ्रंश है, ब्रज है, राजस्थानी है, अरबी फारसी है, अरबी फारसी है, पुरानी हिंदी है। कहते हैं ना अपन किसमें 6 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, तो 6 भाषाएं कौन कौन सी? अपभ्रंश, ब्रज, राजस्थानी, अरबी फारसी, पुरानी हिंदी। एक का नाम और है अवहट्ट, एक का नाम और क्या है? अवहट्ट है। अरबी फारसी को एक साथ अपन ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो की अंतिम पंक्ति, पृथ्वीराज रासो की अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति की बात करें तो रासव असंभु नवरस, रासव असंभव नवरस, सरस छंद चंद किए, सरस छंद चंद
किए, रासव असंभु नवरस सरस छंद चंद किए, अमीय सम अमृत सम, अमीय सम। फिर सेकंड पंक्ति है, सिंगार वीर करुणा विभह, सिंगार वीर करुणा विभह, विभह भय अद्भुत, भय अद्भुत संत सम। यह इसकी अंतिम पंक्ति है। और इसमें देखिएगा, इसमें संत यानी शांत रस की भी अभिव्यंजना देखने को मिलती है, संत यानी शांत। लेकिन युद्धोन्मेष परिवेश में शांत रस है, मतलब वीर रस के साथ विवश रस के साथ शांत रस को लाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां पर इसमें बताया है कि रासव असंभु नवरस सरस छंद चंद किए, अमीय सम, यानी सभी को समान कर दिया, सभी रसों को। सिंगार वीर करुणा विबह विबस भय अद्भुत संत यानी शांत रस। ठीक है, इसके बाद अपन यहां इसमें लिखने वाले हैं, कल भी लिख लिया था अपन ने वैसे, पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो अपभ्रंश का अंतिम महाकाव्य है, अंतिम महाकाव्य है। चलिए भाई, यहां से अपन आगे बात को बढ़ाते हैं। तो पृथ्वीराज रासो, आप मुझे बताइए, प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, या फिर अर्ध प्रमाणिक है? पृथ्वीराज रासो को लेकर के, पृथ्वीराज रासो को लेकर के जो विभिन्न विद्वान हैं उनके 3 गुट बन गए हैं। कितने गुट बन गए हैं? 3 गुट बन गए। वहां से प्रश्न भी आता है। तो पृथ्वीराज रासो मूलतः अर्ध प्रमाणिक की श्रेणी में गिना जाता है। कैसा गिना जाता है? अर्ध प्रमाणिक। लेकिन प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि अप्रमाणिक किन किन ने माना है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अप्रमाणिक मानने वालों की। सबसे पहले अपन बात किसकी कर रहे हैं? अप्रामाणिक वर्ग। अप्रामाणिक वर्ग। अप्रामाणिक वर्ग। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक वर्ग कौन कौन मानते हैं? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, या तो आपने रट के याद कर लिया हो तब भी बढ़िया है। ठीक है, या फिर वैसे भी आप याद कर सकते हो। अप्रामाणिक की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक करार किन्होंने दिया था? सर दिया था डॉक्टर उलर ने। किन्होंने दिया था? सर दिया था डॉक्टर उलर ने। ठीक है, फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे अकाट्य तर्क देते हुए अप्रामाणिक घोषित करते हैं। तो फिर नाम आ जाएगा डॉक्टर गौरीशंकर। हीराचंद भी मिलता है, या फिर हीरानंद, हीरानंद ओझा, ओझा। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको क्या करार देते हैं? इसको जाली ग्रंथ का करार देते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3 महत्वपूर्ण नाम आपके सामने आ गए हैं।
जो अप्रमाणिक करार देते हैं। तीनों को याद करना अच्छी तरह से। फिर बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा यहां पर आएंगे। देवी प्रसाद की बात करें तो देवी प्रसाद यहां पर आएंगे। उदयपुर और जोधपुर के दो इतिहासकार श्यामल दास और मुरारी दीन, वो भी यहीं आना है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बाद ध्यान रखिएगा देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, एक नाम आएगा अमृतलाल सील, अमृतलाल सील। फिर बात करें मोरिशन, मोरिशन जोधपुर के कौन है? मुरारी दीन। उदयपुर के कौन है? कवि मुरारी दीन इनका नाम है, कवि मुरारी दीन। कवि श्यामल दास। यहां से प्रश्न आता है, आपको स्थायी रूप से याद हो जाना चाहिए चीजें। अप्रमाणिक में डॉक्टर ओलर, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देवी प्रसाद, अमृतलाल सील, मोरिशन, कवि मुरारी दीन, कवि श्यामल दास, ये व्यक्ति यहां पर है। ठीक है, यदि प्रश्न आ जाए कौन सा विचारक पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ करार देता है, प्रश्न आ जाए कौन सा विचारक पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ करार देता है। देखो, जाली ग्रंथ से क्या तात्पर्य है? सर्वथा अप्रामाणिक, अप्रामाणिक जाली ग्रंथ करार देता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होना है आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल आंसर हो जाएगा। उधर नहीं है, क्या आंसर होना है? आचार्य शुक्ल आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न आ जाए कि किन्होंने अकाट्य तर्क देकर के पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक करार दिया? वह कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार है? क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार है जिन्होंने अकाट्य तर्क देकर, जिन्होंने अकाट्य, इन्होंने जो तर्क दिए वो कोई भी नहीं काट पाया। वह कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार है जिन्होंने अकाट्य तर्क देकर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक करार दिया? तो इसका आंसर क्या होना है? इसका आंसर हो जाएगा सर गौरीशंकर हीरानंद ओझा। गौरीशंकर हीरानंद ओझा। फिर यहां से अपन एक प्रश्न और बना लेते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को, सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक करार दिया? बताओ किन्होंने दिया? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ओलर। किस रचना के आधार पर दिया?
किस रचना के आधार पर दिया? किस रचना के आधार पर दिया? रचना पूछे तो पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किनकी है? जयानक की है। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली है यहां पर। फिर याद करना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, देवी प्रसाद, अमृतलाल सील, मॉरिसन, कवि मुरारी दीन है और कवि श्यामल दास है। सबसे पहले कौन सा वर्ग पढ़ा है? अप्रमाणिक वर्ग पढ़ा है। नंबर 2 पर बात करते हैं प्रमाणिक वर्ग की। नंबर 2 पर बात करते हैं प्रामाणिक वर्ग। प्रामाणिक वर्ग। तो प्रामाणिक वर्ग में आप बताइएगा कि पृथ्वीराज रासो को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? पृथ्वीराज रासो को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको है? अब जो प्रकाश में लेकर के आएगा तो वो अर्ध प्रमाणिक थोड़ी बोलेगा, वो अप्रमाणिक थोड़ी बोलेगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना। और 1905 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन करवाया था। तो श्याम सुंदर दास, क्या इसे अप्रमाणिक बोलेंगे? श्याम सुंदर दास तो प्रकाशन करवा रहे हैं इसका 1905 में, तो वो तो प्रमाणिक की बात करेंगे। कर्नल जेम्स टोट प्रमाणिक की बात करेंगे। ठीक है, आनंद संवत की या आनंद संवत की कल्पना की थी किन्होंने? बताइए किन्होंने? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने। इसको प्रमाणिक करने के लिए तो ये 3 व्यक्ति तो आप ये नाम याद करो। फिर गार्थ ताशी याद करेंगे, ग्रेसन याद करेंगे, मिश्र बंधु याद करेंगे। ठीक है, तो प्रमाणिक वर्ग की बात अपन कर रहे हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा जिनका नाम है श्याम सुंदर दास। नंबर 1 पर आप याद रखिएगा कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, इनमें याद रखिएगा 1905 में काशी नागरी प्रचारणी सभा से इसका प्रकाशन करवाया। इसका प्रकाशन करवाया। ठीक है, जो प्रकाशन करवा रहा है वह तो इसे क्या मानेगा? प्रमाणिक मानेगा। श्याम सुंदर दास के बारे में ये चीज भी याद रखना, कब? 1905 में। किसका प्रकाशन करवाया? पृथ्वीराज रासो का। श्याम सुंदर दास के बाद बात करते हैं अपन कर्नल जेम्स टोट। कर्नल जेम्स टोट 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद करवा दिया था। काव्य सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए थे। फिर याद रखिएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इनके बारे में याद रखिएगा। मतलब इन्होंने क्या किया कि भाई पृथ्वीराज रासो की जो सन है ना, जो तिथियां हैं, वह इतिहास से मेच खा जाए, तो इन्होंने एक संवत बनाया था, आनंद संवत या आनंद संवत। तो 90 वर्षों का अंतर पाया जाता है इसमें। इतिहास और आनंद संवत में 90 वर्षों का अंतर पाया जाता है। 90 माइनस कर दोगे पृथ्वीराज रासो की तिथियों से, तो लगभग उसके समकालीन इसकी तिथियां पाई जाती है। क्यों किया इन्होंने काम? ताकि ये प्रमाणिक हो जाए। तो फिर इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने आनंद संवत या आनंद संवत
की कल्पना की, कल्पना की, इसमें वह इतिहास की तिथियों में, इतिहास की तिथियों में, तिथियों में 90 वर्षों का अंतर पाया जाता है। नहीं, क्रम से याद नहीं रखना है, ठीक है। इसमें वह इतिहास की तिथियों में 90 वर्षों का अंतर मिलता है। फिर बात करते हैं गारसा द तासी, गारसा द तासी, ठीक है। फिर बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर बात करते हैं मिस्र बंधु, मिस्र बंधु। फिर बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने क्या माना है? प्रामाणिक माना है। और भी नाम की बात करें अपन यहां पर तो मोतीलाल मेनारिया है, मथुरा प्रसाद दीक्षित है, मोतीलाल, मोतीलाल मेनारिया। और फिर नाम क्या आएगा? मथुरा प्रसाद दीक्षित, मथुरा प्रसाद दीक्षित। क्लियर है यहां तक? प्रमाणिक वर्ग में श्याम सुंदर दास विशेष याद रखना है, कर्नल जेम्स टोड, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नाम तो सभी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या आएगा कि किन्होंने प्रमाणिक नहीं माना है, किन्होंने अप्रमाणिक नहीं माना है, ठीक है। कैसे प्रश्न आ सकता है? यहां से प्रश्न बनता है वास्तव में, हर एक दूसरे एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है। प्रमाणिक वर्ग की बात अपन बात करते हैं नंबर 3 पर, अर्ध प्रमाणिक वर्ग। नंबर 3 पर अपन बात करें अर्ध प्रमाणिक वर्ग। अर्ध प्रमाणिक वर्ग में देखिएगा, मुनि जिन विजय हैं, मुनि जिन विजय, इसके बारे में लिखें। इन्होंने 1441 की रचना का नाम है पुरातन प्रबंध संग्रह। इन्होंने एक रचना का नाम है पुरातन प्रबंध संग्रह। कब लिखी गई है? 1441 की रचना। किन्होंने लिखी है? किसी को पता नहीं है ना। तो इन्होंने पुरातन प्रबंध संग्रह में 4 छंद ऐसे पढ़े जो वर्तमान में पृथ्वीराज रासो है ना, तो उनमें 3 मिल जाते हैं। तो इसी आधार पर यह सुनीति कुमार चटर्जी अपन आगे लिखेंगे, उन्होंने माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब इसको समझो आप पहले। मुनिजिन विजय क्या क्या? इन्होंने पुरातन प्रबंध संग्रह एक पुस्तक है जिसमें 4 छंद ऐसे पढ़े, संग्रह में 4 छंद ऐसे पढ़े, संग्रह में 4 छंद ऐसे पढ़े जो पृथ्वीराज रासो से मेल खाते हैं, जो पृथ्वीराज रासो से मेल खाते हैं।
पृथ्वीराज रासों से मेल खाते हैं। किस रचना में पढ़े हैं? पुरातन प्रबंध संग्रह में। इनमें से 3 छंद पृथ्वीराज रासों के, इनमें से 3 छंद पृथ्वीराज रासों के वर्तमान संस्करणों में भी मिल जाते हैं। वर्तमान संस्करणों में भी मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। इस आधार पर इन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक करार दिया। इस आधार पर इन्होंने अर्ध प्रमाणिक करार दिया। एक मिनट देख लेते हैं किसी क्लास तो नहीं है आज। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो यदि प्रश्न आ जाए यहां पर, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? प्रश्न यह है, किस रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासों की अर्ध प्रमाणिकता की बात की जाती है? आंसर दीजिएगा। किस रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासों की अर्ध प्रमाणिकता की बात की जाती है? की जाती है। तो यह प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न कल मैंने आपसे पूछा था परमार रासों के बारे में, यदि आपको याद आ रहा हो तो। हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व का पता परमार रासो ने हम्मीर रासो ग्रंथ का पता किस रचना के आधार पर लगाया गया? हम्मीर रासो जो ग्रंथ है वर्तमान में अस्तित्व में किस रचना के आधार पर लगाया गया? बताओ आंसर भाई। किस रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासों की अर्ध प्रमाणिकता की बात की जाती है? तो इसका आंसर तो हो गया पुरातन प्रबंध संग्रह। पुरातन अर्ध प्रमाणिकता की बात कर रहे हैं अपन, पुरातन प्रबंध संग्रह। ठीक है। हम्मीर रासो ग्रंथ का पता किस रचना के आधार पर लगाया गया? प्राकृत पेंगलम। छंद शास्त्र वाली रचना है प्राकृत पेंगलम। इस रचना के आधार पर, प्राकृत पेंगलम रचना के आधार पर। तो अभी अपन इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है। अर्ध प्रमाणिक की बात करें तो मुनि जिन विजय, फिर से मैं लिख देता हूं एक बार। अर्ध प्रमाणिक वर्ग नंबर 3,
अर्ध प्रमाणिक वर्ग, इसमें किसका नाम लिखा है अभी? सर हमने लिख लिया है मुनि जिन विजय का। मुनि जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में लिखा हुआ बताते हैं, उसी को प्रमाणिक मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति प्रख्यात भाषाविद हैं सुनीति कुमार चटर्जी। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। सबसे प्रमाणिक संस्करण किन्होंने खोजा है? सर अगरचंद नाहटा ने खोजा है, अगरचंद नाहटा। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की सर्वाधिक प्रतियां खोजी है, सर्वाधिक प्रतियां या रूपांतरण इन्होंने खोजे हैं। और सबसे प्रमाणिक जो लघुत्तम रूपांतरण या प्रतियां हैं वो भी इन्हीं के पास सुरक्षित है 1300 छंदों में। ठीक है। और यहां पर अपन अंतिम में एक नाम और रह गया है जिनका नाम है माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त। कामता प्रसाद नहीं है भाई, माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त। तो ये हो गए अपने पूरे जो वर्ग तीनों की तीनों। फिर एक तथ्य याद रखना आप, मूल पृथ्वीराज रासो को यहां लिख देता हूं मैं, मूल पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वान कहते हैं ना कि इन्होंने ये प्रक्षिप्त है, कुछ बाद में जोड़ा गया है, कुछ मूल है। तो मूल पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में, भृंग भृंगी की बात वहां करेंगे विद्यापति की कीर्तिलता के बारे में। मूल पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। इन्होंने अपने शिष्य नामवर सिंह के साथ मिलकर, इन्होंने अपने शिष्य नामवर सिंह के साथ मिलकर संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, नाम याद रखिएगा, मिलकर संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किया, जिसमें 7 सर्ग हैं, संपादन किया जिसमें 7 सर्ग हैं। तो आपको फोकस यहां करना है कि मूल पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किन्होंने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है।
फिर इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन किन्होंने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। क्या अकेले ने किया? नहीं, इनके शिष्य नामवर सिंह के साथ मिलकर के किया है। ठीक है, ये सुख सुखी संवाद आप ध्यान रखना है इसमें। एक नाम नरोत्तम स्वामी का अपन जिक्र करते हैं यहां पर। नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को इन्होंने चार रूपांतरण भी किए हैं। नरोत्तम स्वामी, मिश्रा नहीं है ना। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को प्रबंध के रूप में लिखा हुआ न मानकर, प्रबंध के रूप में लिखा हुआ न मानकर मुक्तक के रूप में माना है। मुक्तक के रूप में माना है। ठीक है, बच्चन सिंह ने इसे क्या कहा? राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। लिख लेते हैं इन चीजों को अपन, फिर अपन चार रूपांतरण पढ़ेंगे फिर लास्ट में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी की संज्ञा दी है। संज्ञा दी है। फिर यही बात आगे चलकर कौन कहते हैं? विजयदेव नारायण शाही कहते हैं। किसके बारे में? पद्मावत को राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी कहते हैं। ठीक है, शंभुनाथ सिंह विकसनशील काव्य कहते हैं। आगे अपन बात करें यहां पर, शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को शंभुनाथ सिंह ने शंभुनाथ सिंह ने पृथ्वीराज रासो को विकसनशील काव्य की संज्ञा दी है। जिसका विकास हो रहा है। परमार रासो के बारे में अपन ने लिखा था ऐसा, विकसनशील काव्य की संज्ञा दी। और बताओ, छप्पन सम्राट किसको कहा जाता है? चंद बरदाई को कहा जाता है। किन्होंने कहा? शिव सिंह सेंगर ने कहा ना। शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को
छप्पई सम्राट कहा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंद मिलते हैं? 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। कितने प्रकार के? 68। इनमें भी प्रमुख जो छंद मिलता है वह कौन सा है? छप्पई छंद है। प्रमुख छंद कौन सा मिलता है? छप्पई छंद मिलता है। अब यहां पर 68 प्रकार में देखिएगा, शिव सिंह सेंगर ने छप्पई सम्राट किसको कहा? चंद बरदाई को कहा। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? तो देखिएगा, छंदों का अजायब घर छंदों का अजायब घर पहले नंबर पर रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। यह ना हो तो यह प्रश्न यूं आ जाए, किस आदिकालीन रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो आदिकालीन आएगा तो पृथ्वीराज रासो, लेकिन हाँ, और दूसरे नंबर पर किसको रखना है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को रखना है। डॉक्टर नगेंद्र इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र इसे कहते हैं महाभारत की तरह, महाभारत की तरह विशाल काव्य। कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। महाभारत की तरह विशाल काव्य किन्होंने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। फिर अपन बात करें श्याम सुंदर दास, उदय नारायण तिवारी। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी, इन्होंने क्या कहा है? वीर काव्य कहा है। किसको कहा है? पृथ्वीराज रासो को कहा है। ठीक है, नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण किए हैं। अब अपन बात करते हैं यहां से, नरोत्तम स्वामी ने, नरोत्तम स्वामी ने इसके 4 रूपांतरण किए। किसके? पृथ्वीराज रासो के। इसके 4 रूपांतरण किए। 4 रूपांतरण में अपन बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन सा रूपांतरण? रूपांतरण या फिर प्रति? वृहितर या वृहितम रूपांतरण या फिर प्रति। इसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? देखो, इसमें अध्याय का नाम क्या मिलता है? इसमें अध्याय का नाम मिलता है समय। और इसमें कितने समय हैं? 69 समय। इसी में कितने प्रकार के छंद मिलते हैं?
68 प्रकार के छंद। है ना, इसमें संशय मत करना, बृहत्तम आ जाए या फिर वृहद आ जाए, वृहद रूपांतरण, वृहद रूपांतरण। ठीक है, इसमें अध्याय का नाम समय मिलता है, 69 समय है, 68 प्रकार के छंद हैं, फिर सर्वाधिक लोकप्रिय है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा प्रामाणिकता व अप्रामाणिकता के आरोप किस पर लगे हैं? वृहद रूपांतरण पर लगे हैं। सबसे ज्यादा प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता, तो जो जितना बदनाम हुआ उतना उसका नाम हुआ। तो सर्वाधिक लोकप्रिय भी क्या है? यही है, वृहद रूपांतरण। ठीक है, नरोत्तम स्वामी ने 4 रूपांतरण किए, अपन बात कर रहे हैं नंबर 1 के। छंदों की बात करें, देखो ये उदयपुर संग्रहालय में अभी इसकी प्रतियां रखी हुई है, ये वृहद रूपांतरण की। छंद कितने हैं? देखो प्रकार, यहां पर प्रकार लिखे अपन ने 68 प्रकार। 16,000 कितने हैं बताओ? 16,306 छंद है। 16,306 छंद है। किस रूपांतरण में? वृहद रूपांतरण में। और उदयपुर संग्रहालय में संग्रह, तो ऐसा आएगा, संग्रहालय, उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है भाई। कभी उदयपुर जाओ तो आप जाइएगा उदयपुर संग्रहालय में, वहां पर आपको मिल जाएगा। अड़सठ प्रकार में कौन से छंद की प्रधानता है? 68 प्रकार में प्रधानता किसकी है? तो आंसर क्या होगा? छप्पई छंद। छप्पई छंद की प्रधानता है। तो देखो पहले रूपांतरण के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा। अध्याय का नाम समय मिलता है, कितने समयों में लिखा है? समय, समय ना हो तो सम्यो, सम्यो। 68 प्रकार के छंद है, जिसमें भी प्रधानता किसकी है? छप्पई छंद के। सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा हुआ? वृहद रूपांतरण। सबसे ज्यादा प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के आरोप इस पे लगे। छंद कितने हैं? 16,306। कहां सुरक्षित है? उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। ये तो पहली प्रति की बात होगी बृहत्तम रूपांतरण की। नंबर 2 पर बात करते हैं मध्यम रूपांतरण। मध्यम रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण। मध्यम रूपांतरण में बात करें, अध्याय का नाम प्रस्ताव मिलता है। अध्याय का नाम क्या मिलता है? प्रस्ताव। ठीक है, और ये ध्यान रखना इसमें कितने छंद है। 7,000 छंद है। कहां पर सुरक्षित है? तो एक अबोहर पंजाब संग्रहालय में, अबोहर पंजाब संग्रहालय व बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है।
फिर देखिएगा नंबर 3, लघु रूपांतरण या फिर प्रति। तो 7000 के आधे कितने छंद होते हैं सर? 3500 हो जाएंगे और लास्ट में 1300 है। अब ये देखिएगा, लघु रूपांतरण की बात करें तो अध्याय का नाम खंड मिलता है, अध्याय का नाम खंड, और ऐसे बोलते हैं कि ये 19 खंड है इसके। कुछ इसको सर्गों में भी बात करते हैं। 3500 छंद है, आधे कर दो 7000 के, 3500 छंद है। फिर बात करें कहां सुरक्षित है, तो अनूप संग्रहालय बीकानेर। अनूप संग्रहालय बीकानेर में सुरक्षित है। नंबर 4 सबसे प्रामाणिक भी है भाई, है ना। नंबर 4 की बात करें तो लघुतम रूपांतरण, लघुतम रूपांतरण या प्रति। तेरह सौ छंद है यहां पर, अगर चंद नाहटा के पास सुरक्षित है, ठीक है। सर्वाधिक प्रमाणिक, सर्वाधिक प्रमाणिक, 1300 छंद अगर चंद नाहटा के पास सुरक्षित। तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक यही हुआ है, कौन सा? लघुतम रूपांतरण। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त ने, माता प्रसाद गुप्त ने इसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना, इसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना। किस रूपांतरण को माना है? लघुतम रूपांतरण को माना है। चलिए अभी और भी चीजें बाकी भाई, और भी चीजें बाकी, अभी आप घबराइएगा नहीं। यदि प्रश्न आ जाए कि पृथ्वीराज रासो की अधिकतम प्रतियां खोजी, खोजी, आंसर क्या होना है? अगर चंद ना हटाने। किन्होंने खोजी है? अगर चंद ना हटाने खोजी है, ठीक है। यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, लघुतम रूपांतरण की सभी प्रतियां किन्होंने खोजी, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? अगर चंद नाहटा हो जाएगा इसका।
कुछ ही चीजें और बची है, उनको भी आप पढ़ लेते हैं अपन और समाप्त करते हैं आज इस क्लास को। ठीक है, तैयार हो ना आप सभी? हेडिंग बनाइएगा, पृथ्वीराज रासो के चर्चित समय। पृथ्वीराज रासो के चर्चित समय। थोड़ी सी सक्रियता और दिखाइएगा। पृथ्वीराज रासो के चर्चित समय। अध्याय का नाम क्या मिलता है? समय मिलता है सर, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला जो समय है उसे बोलते हैं आदि पर्व समय। आदि पर्व समय। समय नहीं आएगा तो फिर क्या आ सकता है? सम्यो आ सकता है। प्रारंभ करते हैं तो बताओ क्या मिलेगा? मंगलाचरण यहां पर मिलता है। इसमें क्या मिलता है? मंगलाचरण मिलता है आदि पर्व समय में। फिर बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रमाणिक। याद रखिएगा ना, अर्ध प्रमाणिक है। यदि प्रश्न आ जाए कि पृथ्वीराज रासो क्या है, तो ऑप्शन में अप्रमाणिक, प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक, तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध प्रमाणिक। दूसरा का नाम है दासम समय या सम्य। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां पर विष्णु जी के 10 अवतारों का चित्रण मिलता है, वर्णन मिलता है। विष्णु जी के 10 अवतार में कृष्ण भी है, राम भी है। तो हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक वह कौन सी है जिसमें राम के बारे में जानकारी मिलती है और कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है? क्योंकि अपन राम काव्य धारा पढ़ेंगे भक्ति काल में, कृष्ण काव्य धारा पढ़ेंगे, तो प्रश्न आता है कि हिंदी की पहली पुस्तक वो कौन सी है जहां पर राम और कृष्ण की जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या होना है? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। विष्णु जी के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। विष्णु जी के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। जिनमें सबसे इनमें से श्री राम व श्री कृष्ण का, इनमें से श्री राम व श्री कृष्ण का लोकप्रिय चित्रण किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण हो गया। फिर बात करते हैं कनहपट्टी समय, नंबर 5। कनहपट्टी समय 5 के बाद फिर डायरेक्टर आ जाइएगा। 20वां इंपोर्टेंट है पद्मावती समय। ध्यान रखना, पद्मावत खंड नहीं आएगा, पद्मावती समय आएगा, खंड नहीं आएगा। ठीक है, फिर कन उज्ज समय। कन उज्ज समय कितने नंबर का है? चलो तो 61वें नंबर का है। 57वां केमास या कैमास वध समय। केमास या कैमास वध समय। केमास या कैमास कौन है भाई? तो यह
पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वीर सेनापति है, वीर योद्धा है। ठीक है, त्राइन के प्रथम युद्ध में ना ये मोहम्मद गौरी को घोड़े से घसीट करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के चरणों में लाके पटक देता है। लेकिन फिर क्या होता है कि ये कैमास है ना, तो ये कैमास का वध पृथ्वीराज चौहान तृतीय करते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दासी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की दासी, दासी का नाम है कर्नाटी। कर्नाटी और कैमास का प्रेम प्रसंग का पता जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को चलता है ना, तो फिर खुद पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस कैमास का वध करवा देते हैं। तो ये भी जानकारी इसमें मिलती है। 57 हो गए। 61वें नंबर का बात करें अपन, प्रसिद्ध प्रसिद्ध लिख रहे हैं अपन। 61वें नंबर का ध्यान रखिएगा, कौन सा है? कन्न उज्ज समय, कन्न उज्ज समय। प्रश्न पर यहां फोकस करना है। यह सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा समय है। कौन सा? कर्ण उज्ज समय। कितने नंबर का है? 61, कर्ण उज्ज समय। अंतिम यहां पर बात करते हैं तो 69 वाला या 65वां ध्यान रख लेना, विवाह समय, 65वां। विवाह समय। और 69वां है महोबा युद्ध समय। महोबा युद्ध समय। चलिए ये तो समय हो गए। फिर यहां से अपन एक चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश ब्रजभाषा का अपभ्रंश व ब्रजभाषा का अधिक प्रयोग होने से, अधिक प्रयोग होने से इसकी शैली पिंगल है, इसकी शैली पिंगल है, इसकी शैली पिंगल है। क्या हो गया? डिंगल पिंगल को शुक्ल जी, डिंगल पिंगल को शुक्ल जी भाषा मानते हैं, मानते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र सेठिया, डॉक्टर नगेंद्र काव्य की शैलियां मानते हैं। कुछ कथन और लिखते हैं अपन आचार्य शुक्ल के अनुसार। चलिए अब इसमें देखिएगा, दो तीन कथन और हैं, और वह है नामवर सिंह का लिखते हैं अपन। नामवर सिंह, नामवर सिंह
नामवर सिंह। नामवर सिंह कहते हैं भाई, वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। छंदों का राजा कहा जा सकता है। भाव भंगिमाओं के साथ दनादन भाषा, भाव भंगिमाओं के साथ भाषा दनादन, भाव भंगिमाओं के साथ भाषा दनादन नए छंदों में गति धारण करती चलती है। दनादन नए छंदों में गति धारण करती चलती है। किन्होंने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। फिर कथन लिखते हैं माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार ये दिख ही नहीं रहा आपको। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार माता प्रसाद गुप्त कहते हैं आकार प्रकार ही नहीं वह उससे भी अधिक आकार प्रकार ही नहीं वह उससे भी अधिक अधिक महाकाव्य इसलिए है, उससे भी अधिक इसलिए महाकाव्य है कि उससे भी अधिक इसलिए महाकाव्य है कि महाकाव्य है कि वह हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का वह हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का सच्चा प्रतिनिधि है। राष्ट्रीय आदर्शों का सच्चा प्रतिनिधि है। कौन कह रहे हैं? माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। अब हेडिंग बनाइएगा पृथ्वीराज रासो की चर्चित पंक्तियां। पृथ्वीराज रासो की चर्चित पंक्तियां। प्रारंभिक पंक्ति और अंतिम पंक्ति तो अपन लिख चुके हैं, कुछ पंक्तियां और लिखते हैं। पृथ्वीराज रासो की चर्चित पंक्तियां। जैसे अपन बात करें मनहु कला शशिबान कला 1692 एक तो पूछी जाती है।
उससे पहले अपन लिखते हैं बज्जिए द्योर निशान रान, बज्जिए द्योर निशान रान, चौहान चहु दिसी, चौहान चहु दिसी, चौहान चहु दिसी। फिर देखिएगा सकल सूर सामंत समर, सकल सूर सामंत समर, सूरदास जी की मत समझना, सूर सामंत समर, बल जंत्र मंत्र तिसी, बल जंत्र मंत्र तिसी। एक तो ये पंक्ति हो गई। अगली पंक्ति की अपन बात करें, मनुहु कला शशिभान कला, मनुहु कला शशभान कला, सोलह सो बन्नी। ये चंद बरदाई की पंक्तियां हैं पूरी, पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां लिख रहे हैं अपन, चर्चित पंक्तियां। 1600 बननी है, इसको करना 1600 बननी है। बाल वेश ससीता समीप, बाल वेश शशि था समीप, बाल वेश शशि था समीप, अमृत रस पिन्निए, अमृत रस पिन्निए। चंद्रवर्धा ने लिखी, पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं। फिर बात करते हैं छप्पनी गयंद हरि हंस गति। ये किसके किसके सौंदर्य के बारे में बात हो रही है? ये पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बात हो रही है। फिर यहां पर देखिएगा छप्पनी गयंद हरिहंस, छप्पनी गयंद हरिहंस, हरिहंस गति बिह बनाई, गति बिह बनाई, संचय संचिए, बनाई संचय संचिए, संचय संचिए। फिर पद्मनी रूप पद्मावतीये, पद्मनी रूप पद्मा पद्मावतीये, पद्मनी रूप पद्मावतीये, मनहु काम कामिनी रचिए, मनहु काम कामिनी रचिए। उत्प्रेक्ष अलंकार की छटा देखने को मिलती है, मनहु आ रहा है यहां पर, ठीक है। वैसे कई मास शब्द आ जाएगा तब भी आप पहचान जाओगे। दिनमान दिन पाइए, ऐसी पंक्ति आ जाए, दिनमान
दिनमान दिन, पा, ई, ये और ई, ये भी पृथ्वी रासों की है। कई मास वाली पंक्ति आ जाए, कई मास लिखा हुआ, वो भी पृथ्वी रासों की है। जी कुछ दिए, जी कुछ दियो, कई मास ही, कई मास ही। फिर है कियो अपनाऊ सु पायऊ, पाय औ, किसकी है? ये भी चंद की पंक्ति है। अपनाऊ सु पाय उ, तो ये पंक्तियां यहां पर समाप्त होती है। ठीक है, और इसके देखिएगा अपन और भी बात करना चाहें तो फिर इसमें भाषा, अपन 6 भाषाओं की बात कर चुके हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासों की काव्यगत विशेषताएं, इस बिंदु के साथ आज की क्लास को अपन समाप्त करेंगे। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासों की काव्यगत विशेषताएं। पृथ्वीराज रासों की काव्यगत विशेषताएं, तो जो अपन ने रासो साहित्य की विशेषताएं लिखी है ना, तो वो सब कुछ यहां देखने को मिलेगी। फिर से अपन उनको एक बार और लिख देते हैं। वीर और श्रृंगार रस की भव्य योजना, वीर और श्रृंगार रस की भव्य योजना, वीर और श्रृंगार रस की भव्य योजना, अंगिरस तो वीर है यहां पर। फिर बात करते हैं अंगिरस क्या है। अंगी का मतलब होता है प्रमुख रस। अंगिरस क्या है सर? वीर है। प्रमुख रस क्या है इसका? वीर है सर। ठीक है, युद्धों का सजीव व जीवंत चित्रण, युद्धों का सजीव व जीवंत चित्रण पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलता है। नंबर 3 पर बात करें, ओज धर्मिता, ओज गुण तो मिलेगा, ओज धर्मिता व अपनी बात को कहने की परिपक्वता, तो अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता, अभिव्यक्ति की प्रौढ़ता देखने को मिलेगी। नंबर 4 पर व्यापक प्रकृति चित्रण, व्यापक प्रकृति चित्रण। फिर बात करें आदिकाल में किस रचना में सर्वाधिक काव्य रूढ़ियां मिलती है, तो काव्य रूढ़ियां तो वो पृथ्वीराज रासों में मिलती। काव्य रूढ़ियों का मतलब है कि जैसे आप अपन सूफी काव्य धारा में लिखेंगे काव्य रूढ़ियां, काव्य रूढ़ियों से तात्पर्य कि सभी प्रेमाख्यान ग्रंथों में एक जैसा जो प्रसंग है उसको लेकर के, एक जैसी घटनाओं को लेकर के, जैसे सूफी काव्य धाराओं में शीर्षक नायिकाओं के नाम पर होता है, उनके अंत में वती या मति जुड़ा होता है। ठीक है, नायिका को किसी सिंगल द्वीप की किसी द्वीप की निवासिनी बताया जाता है, बोलने वाले पशु पक्षी का प्रयोग होता है, स्वप्न दर्शन जन्य गुण श्रवण जन्य प्रेम होता है, फिर नायक का योगी वेश में जाकर मिलना होता है। ठीक है,
और फिर विवाह शिव मंदिर में होना। तो इस तरह से जो एक जैसी घटनाक्रम है वो कहलाती काव्य रूढ़ियां। तो हिंदी साहित्य में सर्वाधिक काव्य रूढ़ियां तो सूफी काव्य धारा में। आदिकालीन किस रचना में सर्वाधिक मिलती है? पृथ्वीराज रासों में काव्य रूढ़ियां मिलती है। नंबर 6 की बात करें यहां पर, नंबर 6 पर प्रकृति के उद्दीपनकारी चित्रण। देखो प्रकृति चित्रण कौन सा हुआ है? उद्दीपनकारी चित्रण ही होगा। आलंबनकारी तो केवल आधुनिक काल में श्रीधर पाठक ने ही किया है, प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण। फिर बात करिएगा सहज आलंकारिकता। सहज आलंकारिकता, विविध छंद योजना। विविध 68 प्रकार के छंद है भाई, प्रमुख छप्पे है। विविध छंद योजना देखने को मिलती है। इतिहास व कल्पना का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इतिहास व कल्पना का अद्भुत समन्वय, अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। नंबर 9 पर बात करें तो डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग होगा। डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग, काव्य शैलियों का प्रयोग, डिंगल पिंगल काव्य शैलियों का प्रयोग, काव्य रूढ़ियों का भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। लिख लिया अपन ने। सामंतवादी अभिजात्यवाद की अभिव्यक्ति, सामंतवादी अभिजात्यवाद की अभिव्यक्ति यहां पर हुई है। जनजीवन से संपर्क का अभाव देखने को मिलता है। जनजीवन से संपर्क का अभाव। चलिए भाई, पृथ्वीराज रासो यहां पर क्या होता है? समाप्त तो होता है। 6 भाषाएं याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी अपन देख चुके हैं आज की क्लास में, और बढ़िया से पढ़ो इसको अच्छी तरह से, और फिर इसके नोट्स बना लो आप। चलिए भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को नमस्कार।